साल था 1930। एक छोटा सा शहर ओमाहा नेब्रास्का। एक 10 साल का लड़का जिसे पैसे की असली ताकत समझ में आ चुकी थी। उसका नाम था वॉरेन। उसके पिता एक छोटे स्टॉक ब्रोकर थे और घर में फाइनेंस की बातें होती थी। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने सिटी सर्विस के 3 स्टॉक $38 पर शेयर पर खरीदा, लेकिन मार्केट गिर गया और प्राइस $27 तक आ गई। नुकसान होने के डर से उन्होंने घबराकर $40 पर बेच दिया, हल्का सा प्रॉफिट लेकर। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वही स्टॉक $200 तक पहुंच गया। सोचो, अगर उन्होंने पेशेंस रखा होता तो प्रॉफिट कितना ज्यादा होता। यहीं पर उनको एक बड़ा सबक मिला, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बस इसी सबक ने उसे दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बना दिया। Oracle of Omaha, famed investor Warren Buffett. स्टॉक मार्केट सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। इसी तरह भारत में भी एक आम मारवाड़ी परिवार से आने वाले राधाकृष्ण दम्मानी ने पूरे दलाल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता के समय में जब लोग तेजी से पैसा बना रहे थे, दम्मानी जी ने धैर्य रखा और लंबी सोच के साथ निवेश किया। आज वही आदमी डीमार्ट जैसे रिटेल चेन का बादशाह बन चुका है। उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक और युवा निवेशक आया। 1985 में सिर्फ 5,000 से उसने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत की। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ता गया और कुछ ही सालों में उसने इसे बिलियंस में बदल दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राकेश झुनझुनवाला थे। इन ग्रेट इन्वेस्टर की कहानियाँ हमें इंस्पायर तो करती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर यही अमीर क्यों बने, हम क्यों नहीं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। चाहे वह सुबह की चाय हो या बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, हम जो भी छोटे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझना है तो आपको शुरुआत आईपीओ से करनी होगी। आपने शायद सुना होगा कि आईपीओ के जरिए लोग जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। ये सच है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि आईपीओ आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए इसे समझते हैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ, ताकि जो इंसान पहली बार इन चीजों के बारे में सुन रहा हो वो भी समझ सके और बिना मदद के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। मान लीजिए बेंगलोर में एक छोटी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है, लाइट वेट, अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली है। शुरुआत में आपने 10 स्कूटर बनाया और वो मार्केट में तुरंत ही बिक गया। लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं और डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आप सोचते हो क्यों ना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए और एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जाए, इससे ज्यादा स्कूटर बनेगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फैमिली और फ्रेंड से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से लोन लेना एक कॉमन ऑप्शन है, लेकिन इसमें 12 से 13% इंटरेस्ट देना पड़ता है और ईएमआई का प्रेशर होता है। बैंक लोन लेने पर आपको फिक्स्ड ईएमआई देनी पड़ती है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में। वही एंजल इन्वेस्टर आपको बिना इंटरेस्ट के फंड प्रोवाइड करता है, लेकिन लोन की तरह नहीं, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट या ईएमआई नहीं देनी होती। इसके बदले ये आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स या ओनरशिप ले लेते हैं। अगर आपके बिजनेस ग्रो करता है तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टर कैसे काम करता है। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्किन केयर ब्रांड का आइडिया लेकर शार्क टैंक में आता है और कहता है मुझे 50 लाख की फंडिंग चाहिए 10% इक्विटी के बदले। इसका मतलब है कि 50 लाख के बदले अपनी कंपनी का 10% हिस्सा देना चाहता है। अगर एक शार्क उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसे ईएमआई या इंटरेस्ट नहीं देना होगा, बस इन्वेस्टर कंपनी का पार्ट ओनर बन जाएगा और प्रॉफिट शेयर करेगा। अब मान लीजिए आपकी कंपनी बेंगलोर में सफल हो गई। अब आप पूरे साउथ इंडिया में अपने स्कूटर लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको और भी ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम सिर्फ एंजल इन्वेस्टर से नहीं मिल सकती। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है और कैसे वो लाखों करोड़ों का फंड इकट्ठा करती है? इसका जवाब है आईपीओ। अब आप डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आम पब्लिक से फंडिंग ली जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दिया जाए। यही प्रोसेस आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचती है तो वो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब कंपनी में जो भी सही या गलत होगा उसका असर सिर्फ मालिक पर नहीं बल्कि सभी शेयर होल्डर्स पर भी पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ कैसे लॉन्च करती है? क्या वो गली गली जाकर लाउड स्पीकर पर अनाउंस करेंगे? बिल्कुल नहीं।
आईपीओ के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद ली जाती है। वो कंपनी को रिव्यू करता है और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अप्रोच किया जाता है। सेबी ये चेक करता है कि कंपनी पब्लिक में लिस्ट होने लायक है या नहीं। अगर सब सही हुआ तो सेबी ग्रीन सिग्नल देता है। अब कंपनी अगले स्टेज में जाती है। DRHP ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP में वो सारी डिटेल्स होती है जो किसी भी इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, जैसे कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन, क्या काम करती है, पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना कमा रही है, फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के क्या प्लान है। अब असली चुनौती ये होती है कि आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस कितना रखा जाए। शेयर की सही कीमत तय कैसे होती है। आईपीओ में शेयर प्राइस फिक्स नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टर खुद अपनी बोली लगाते हैं। इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग इन्वेस्टर आईपीओ में बोली लगाते हैं। इन्वेस्टर ए 100 रुपए पर 10,000 शेयर खरीदना चाहता है। इन्वेस्टर बी 115 रुपए पर 1 लाख शेयर खरीदना चाहता है। इन्वेस्टर सी 120 रुपए पर 8,000 शेयर खरीदना चाहता है। अब कंपनी देखती है कि कौन से प्राइस पर सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। इस केस में 115 सबसे सही प्राइस निकल कर आता है। कांग्रेचुलेशन, अब 2-3 दिन बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। अब आप और हम जैसे लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना होगा। क्या बिजनेस ग्रो कर सकता है? क्या कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है? अगर जवाब हाँ है तो लोग इसके शेयर खरीद लेते हैं। इससे कंपनी को जरूरी फंड्स मिलते हैं और वो अब पूरे साउथ इंडिया में अपने स्कूटर लॉन्च कर सकती है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। लेकिन अगर आपने आईपीओ के दौरान शेयर नहीं खरीदे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज से उन लोगों से शेयर खरीद सकते हैं जिन्होंने पहले आईपीओ में खरीदे थे। यही शेयर खरीदने और बेचने की जगह स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद ने इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE शुरू किया था। तब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और शेयर को लेकर बार्गेनिंग करते थे। सारे काम पेपर्स के जरिए होते थे और हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना काफी टाइम कंज्यूमिंग था। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की शुरुआत हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आया जो ट्रांजैक्शन को और भी फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। आज इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन BSE और NSE सबसे ज्यादा मशहूर है और इन्हीं पर ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। आज के डिजिटल जमाने में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। आप बिना कहीं जाए अपने मोबाइल से ही शेयर खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन शेयर खरीदने से पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को समझने के लिए हम निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी NSE की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, जबकि सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनी का परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। इन दोनों इंडेक्स को एक थर्मोमीटर की तरह समझ सकते हैं, जो मार्केट के ट्रेंड और स्टेबिलिटी का इंडिकेशन देते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट की हेल्थ को कैसे ट्रैक करता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो निफ्टी की तरह ही टॉप 12 बैंक्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ अच्छी है। इससे बाकी सेक्टर पर भी असर पड़ता है। और ये जो शेयर आप बाय और सेल कर रहे हो, ये स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं दे सकता। इसके लिए आपको ब्रोकर्स की मदद लेनी पड़ती है, जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स है, जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन। अगर आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक से इजीली ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ब्रोकर्स आपके बिहाफ पर शेयर को बाय और सेल करने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट आपके लिए शॉपिंग करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती और गिरती है, तो इसका सिंपल जवाब है सप्लाई और डिमांड। अगर ज़्यादा बायर्स आते हैं तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाती है। जहां ज़्यादा सेलर्स आते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे आती है। अब बात आती है कि क्या चीज़ डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा प्रोडक्ट रहता है तो ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट फीडबैक, कस्टमर का रिस्पांस पॉजिटिव रहता है तो डिमांड बढ़ती है। और प्राइसिंग प्लान, सही प्राइस रहता है तो ज़्यादा ग्रोथ होता है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस। नई टेक्नोलॉजी के आने से डिमांड बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज, नए रूल शेयर की प्राइस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स कंडीशन, अगर देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो प्राइस बढ़ भी सकती है और अगर हालात खराब होती है तो गिर भी सकती है। न्यूज़ और रूमर्स, खबरें और अफवाह मार्केट को तुरंत हिला सकती है। हमारे स्टॉक मार्केट में रूमर्स एक पावरफुल फैक्टर है। अगर 10-15 लोग बोल देते हैं कि एक कंपनी की हालत खराब होने वाली है तो लोग पैनिक में आकर अक्सर शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। ज्यादा सेलिंग होने की वजह से उस शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको सप्लाई डिमांड, कंपनी की परफॉर्मेंस और एक्सटर्नल फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि आप अपने पैसे को वाइसली ग्रो कर सकें। अगर हम अपने पैसे को सिर्फ गोल्ड में, एफडी में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो हमारे लिए इन्फ्लेशन को बीट करने का अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो 1 साल के बाद आपका गोल्ड का रियल वैल्यू सिर्फ 94,000 के बराबर हो जाएगा, जबकि आपकी गोल्ड की वैल्यू सेम रहेगी पर उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हर महीने गैस सिलेंडर खरीदते हैं और देखते हैं कि उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जो सिलेंडर 800 का आता था अब वो 1100 का हो गया है। यही इन्फ्लेशन का इफेक्ट है जो हर चीज पर होता है। आपको लगता है कि बस प्राइस बढ़ी है, लेकिन असल में आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। उसी तरह एफडी और सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इन्फ्लेशन रेट से काफी कम होता है, जो आपके पैसे को एक्चुअली ग्रोथ नहीं करने देता। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप वाइसली इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप छोटी इन्वेस्टिंग से शुरू करते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ आप 500 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपना सफर शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।